बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम एक बात अज्यूम करते हैं कि एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो फिर क्या सिचुएशंस पैदा होंगी। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक बॉडी है जो यहाँ रेस्ट में पड़ी है और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो h है, यानी ये कोई बॉडी है और इसकी ज़मीन से जो हाइट है वो h है और अभी ये रेस्ट में है। तो क्योंकि ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और इसकी हाइट h के बराबर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई mgh। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी बन गई mgh। अब फ़र्ज़ करो ये बॉडी इधर से नीचे आना शुरू होती है और इस B पॉइंट पे पहुंची। यहाँ इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, जैसे ये नीचे आ रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन g के बराबर है। और जब ये बॉडी फॉल करेगी इसका एक्सेलरेशन इक्वल होगा g के, यानी हर सेकंड में 10 वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसके अंदर। अब फ़र्ज़ करो ये बॉडी x डिस्टेंस नीचे आ गई है, ये x वो डिस्टेंस है जितना बॉडी नीचे आ गई है। फ़र्ज़ करो ये बॉडी किसी हाइट से फॉल करती है तो 10 मीटर फॉल करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या उसकी जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है तो उसकी वेलोसिटी हम इससे फाइंड करेंगे। तो ये वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है आपने, √2gx। तो इसमें x वो डिस्टेंस है जितना बॉडी नीचे आ चुकी है। तो अगर आपको ये पता हो कि बॉडी कितना डिस्टेंस नीचे आई है तो वो आप यहाँ पुट करके आप उसकी यहाँ बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है तो हम फार्मूले में पुट करके उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी mgx। तो ये आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का एक और फार्मूला फाइंड कर लिया। पहले आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा 12mv², फिर पढ़ा p²/2m, और यहाँ पर ये एक और आपके पास एक डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। x वो डिस्टेंस है जितना बॉडी नीचे आई है। तो अगर आपको वो कोई भी क्वेश्चन देता है कि बॉडी इतना डिस्टेंस फॉल करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। या आपको वो एनर्जी बता देता है तो आपको ये पूछता है बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, या वो बॉडी कितना नीचे आ चुकी है, तो वो भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। या बॉडी का वेट आपको बता दिया जाए तो x बता दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी और x बता दिया जाए तो आप बॉडी का वेट फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और x में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ सीधी लाइन बनेगा। अगर आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी x डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, x 4 टाइम हो गया ये भी 4 टाइम हो जाएगी, ये 6 टाइम हो गया ये भी 6 टाइम हो जाएगी। अगर x में रेशो 1:2 है तो इसमें भी 1:2 होगी, एंड सो ऑन। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पहले ज़ीरो थी अब mgx होगी, यानी बढ़ गई कितनी mgx, तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी mgh, अब कितनी रह गई, उसमें से mgx माइनस हो गया तो अब पोटेंशियल एनर्जी बन गई mgh माइनस mgx। अब अगर हम इन दोनों एनर्जीज को ऐड करें तो टोटल एनर्जी अगेन क्या बन गई mgh। इसका मतलब जितनी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे है उतनी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे भी है, लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी इधर है उतनी इधर नहीं है, क्योंकि बॉडी नीचे आ गई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है। लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और टोटल एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब फ़र्ज़ करो ये एट पॉइंट C ग्राउंड को हिट कर रही है, एट पॉइंट C। तो अब जब ये बॉडी ज़मीन पे पहुंच जाएगी तो उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी और हाइट ज़ीरो होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब उसकी अब बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है h के बराबर। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस की जगह h लिख दो तो वेलोसिटी का फार्मूला बन गया √2gh, और डिस्टेंस h लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया mgh। अब आप यहाँ पर टोटल एनर्जी फाइंड करो तो वो अगेन क्या आ रही है mgh। तो यहाँ पर आपने एक बात तो ये सीखी कि टोटल एनर्जी पूरी मोशन के दौरान कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है और ना ही वो कम हो रही है। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है और टोटल एनर्जी हर जगह पे कांस्टेंट है। तो आपके पास ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, इनको आप याद रखिएगा।
और हाइट के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो आपको पता है कि mgh हम यूज़ करेंगे। हाइट हम हमेशा यहाँ से ग्राउंड से कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको ये पता हो कि बॉडी कितना डिस्टेंस नीचे आई है तो आप इस फार्मूले से उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, और इस फार्मूले से आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं, और हाइट कितनी है तो mgh के मुताबिक आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को भी बता सकते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन की एग्जांपल दी है। फ़र्ज़ करो आपको ये डायग्राम गिवन है और ये कहता है कि बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आई है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी की वेलोसिटी होती है 0, तो जब वो नीचे आएगी तो वो वेलोसिटी गेन करेगी। अब उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये x वर्टिकल डिस्टेंस है, ये याद रखिएगा। तो आपने सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस लेना है और वो कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो आपको ये x की वैल्यू मालूम है तो आप इसकी यहाँ वेलोसिटी बता सकते हैं कि बॉडी कितना नीचे आ गई। तो फार्मूले के ज़रिए आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करो। v इज़ इक्वल टू √2, g की वैल्यू हम 10 सपोज कर लेते हैं और ये 0.2 है, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये नीचे 10 आ गया, 10 इससे कैंसिल हो गया तो ये 4, तो इसका आंसर होगा तकरीबन 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह आपको वो कोई भी डायग्राम देता है जिसमें आपको ये पता है कि बॉडी कितना नीचे आ रही है, तो आप ये वाला फार्मूला लगा के उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं और ये वाला फार्मूला लगा के आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। अब ये टोटल एनर्जी क्योंकि कंजर्व है तो इसका मतलब जितना लॉस है पोटेंशियल एनर्जी में उतना गेन है काइनेटिक एनर्जी में। एक बात याद रखो कि जब हमने लॉस फाइंड करना होता है तो हम करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। जैसे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब हम गेन फाइंड करते हैं तब हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इधर से V2 का फार्मूला बनाएं तो वो ये फार्मूला बनेगा। आप देखो ये जो वेलोसिटी है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें h1 क्या चीज़ है, इसमें h1 बॉडी की पहले वाली हाइट है, और इसमें h2 क्या है, वो बॉडी की दूसरे वाली हाइट है, और इसमें g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसमें v1 बॉडी की शुरू वाली वेलोसिटी है। जैसे इस केस में शुरू वाली वेलोसिटी क्या थी 0, तो हम इस v1 को 0 भी पुट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला इस शक्ल में बन जाएगा। इफ़ v1 इज इक्वल टू 0 तो ये फार्मूला बन जाएगा। लेकिन आप देखो इस फार्मूले में मैस नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है वो मैस पे डिपेंड नहीं करती। और इस फार्मूले में ये जो फैक्टर है h1 माइनस h2, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस। तो आपको ये पता होना चाहिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, या आपको शुरू वाली हाइट और बाद वाली हाइट पता होनी चाहिए। फर्ज करो शुरू वाली हाइट है 100 मीटर, बाद में बॉडी आ गई है 70 मीटर हाइट पे, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 30, तो ये सारा फैक्टर 30 हो गया। तो आपको जी की वैल्यू मालूम है, अगर शुरू वाली वेलोसिटी भी मालूम है तो 70 मीटर हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और ये वाली जो वेलोसिटी है ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करती कि बॉडी किस रास्ते से नीचे आई है, सीधी नीचे आई है या किसी इस रास्ते से नीचे आई है या किसी ऐसे लंबे रास्ते के ज़रिए वो एंड तक पहुंची है, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो ये एक बाल है और उसकी हाइट है h। अब वो पाथ 1 से भी ज़मीन पे आ सकती है, पाथ 2 से भी ज़मीन पे आ सकती है। तो अगर फ़र्ज़ करो वो इस पाथ से आए तो वेलोसिटी v1 है, इस पाथ से आए तो वेलोसिटी v2 है, तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? अब क्योंकि दोनों केस में उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम है, तो वर्टिकल डिस्टेंस h1 और दूसरी हाइट हो गई 0, क्योंकि ये ज़मीन पे पहुंच गई है, तो हमें इस वाले डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो वेलोसिटी इस जगह होगी वही वेलोसिटी इस जगह होगी, ये बात याद रखिए। इसी तरह अगर ये बॉडी ऊपर जाए तब भी यही सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन सिर्फ तब है अगर हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है, ये बात आपने याद रखनी है। यही बात गलीलियो ने कही थी, अगर एक भारी बॉडी हो और आपके पास एक हल्की बॉडी हो और आप दोनों छोड़ देते हैं तो ये दोनों एक साथ नीचे आती हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों को नीचे आने में टाइम भी सेम लगता है, और जब वो ज़मीन पे पहुंचते हैं तो दोनों की वेलोसिटी बराबर होती है। लेकिन ये बात वैलिड है अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हो, अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद ना हो तब।
अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो तब क्या सिचुएशन होगी? आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा कि एक कागज़ फेंकते हैं और एक पत्थर फेंकते हैं तो वो दोनों एक साथ नीचे आ जाए ज़मीन पे। आप देखते हैं पत्थर पहले पहुंच जाता है और कागज़ आहिस्ता आहिस्ता करके वो ज़मीन पे पहुंचता है। तो दोनों में टाइम का फ़र्क है और टाइम के फ़र्क की वजह कौन है? एयर फ्रिक्शन। अभी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन ना होती तब आप एक भारी पत्थर को और एक कागज़ को नीचे फेंकते तो ये दोनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचते, दोनों की ज़मीन पे वेलोसिटी सेम होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद है तब क्या सिचुएशन होगी? अब इसके मैंने दो केस यहाँ पे बनाए हैं। बॉडी फॉल्स डाउनवर्ड, अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल करे तो अगर बॉडी डाउनवर्ड फॉल करती है तो उसके पास शुरू में पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे वो नीचे जा रही है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, लेकिन साथ में फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क भी करना पड़ रहा है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बल्कि अब उसका कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में भी यूज़ हो रहा है। अगर फर्ज करो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया 100 और काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ सिर्फ 70, तो जो 30 जूल वर्क है वो किधर गया? वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में यूज़ हुआ। तो इस तरह आपको वो कोई दो चीज़ें बता दे तो आप तीसरी वाली को फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी में गेन है 20 जूल और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा है 10 जूल, तो व्हाट इज़ द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी? तो वो हो जाएगा 40 जूल। अगर ये 30 है ये 10 है तो ये 40 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो फर्ज करो ज़मीन पे बॉडी पहुंच गई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आ गया? mgh। काइनेटिक एनर्जी में गेन आ गया हाफ mv² और फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा fd। अगर तो बॉडी बिल्कुल सीधा नीचे आती है तो फ्रिक्शन का वर्क हम लिख सकते हैं fh, क्योंकि अब उसका डिस्प्लेसमेंट h के बराबर है। लेकिन अगर बॉडी सीधा नीचे नहीं आई है, किसी और पाथ के जरिए नीचे आई है, तो अब उस पाथ की जो लेंथ है वो कंसीडर करेंगे, तो अब फ्रिक्शन का वर्क लेंगे fd। ये बात खास तौर पे याद रखिएगा। तो यहाँ पर d वो पाथ है जिस पाथ के ज़रिए, वो पाथ की लेंथ है जिस पाथ के ज़रिए वो बॉडी नीचे आई है। तो अगर हम यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड करें तो वो ये बनेगा। और अब इस फार्मूले में नोट करो कि ये जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, वो हाइट पे भी कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो फ्रिक्शन की वैल्यू पे भी, पाथ की लेंथ पे भी और बॉडी के मैस पे भी डिपेंड कर रही है। अब फार्मूला क्या बताता है कि वेलोसिटी और मैस एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, लेकिन इस माइनस की वजह से उल्टा इफेक्ट कंसीडर होगा। जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। ये वो लॉजिक है कि जो भारी बॉडी हैं वो पहले पहुंच जाती हैं क्योंकि उनका मैस ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। जो कागज़ है या किसी परिंदे का पर है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आता है क्योंकि उसका मैस कम है तो उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। जितना पाथ ज़्यादा होगा उस केस में वेलोसिटी, यहाँ पे देखो वेलोसिटी और d आपस में डायरेक्टली हैं, लेकिन माइनस की वजह से हम उल्टा रिलेट करेंगे। तो जो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी। जैसे इस पाथ की लेंथ ज़्यादा कम है, इस पाथ की लेंथ ज़्यादा है। अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद होती तो इस पाथ में क्योंकि d ज़्यादा है, कम है, तो इस पाथ में d कम होने की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और इस पाथ में क्योंकि d ज़्यादा है, d ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ ये वाले v2 कम होगा और v1 ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक बार फिर सुन लो, जो वेलोसिटी है वो d के डायरेक्टली रिलेट कर रही है, नज़र आ रहा है, लेकिन माइनस की वजह से वो इन्वर्स रिलेट करेगी, उनमें इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। अगर एक बॉडी, ये तो था जब बॉडी डाउनवर्ड फॉल करती, अगर उसी बॉडी को मैं अपवर्ड थ्रो करूं तो अब ऊपर शुरू में मैंने उसको दी काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर बॉडी जा रही है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, लेकिन अब फिर कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो रहा है। तो अब क्या लॉस आ रहा है किस में? काइनेटिक एनर्जी में, और गेन आ रहा है किस में? पोटेंशियल एनर्जी में, प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो यहाँ से अगर लॉस आया है हाफ mv², बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गई है और वो रुक गई है, तो शुरू में वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ये थी, फाइनल 0 हो गई, तो लॉस ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी में गेन आ गया mgh, फ्रिक्शन का वर्क करना पड़ा d, और यहाँ पर d अगेन पाथ की लेंथ है। बॉडी सीधी ऊपर गई है या इधर से ऊपर गई है या इधर से ऊपर गई है, कौन से पाथ के जरिए ऊपर गई है इस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला निकालोगे तो वो वाला जो फार्मूला होगा वो यही फार्मूला बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाए। खैर ये आपको समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन अगर इग्नोर कर दें
तो हल्की और भारी बॉडी एक साथ नीचे आएंगी और उनकी ग्राउंड पे वेलोसिटी सेम होगी। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो, अब हल्की और भारी बॉडी सेम वेलोसिटी से नीचे नहीं आएंगी और ग्राउंड पे वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अब जो भारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और उसको नीचे पहुंचने में टाइम भी कम लगेगा, और जो हल्की बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी और उसको नीचे पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बताता है कि एनर्जी को हम कभी भी पैदा नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बन गई या काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी बन गई। फ़र्ज़ करो एक आपके पास गिलास है और आप उसको छोड़ देते हैं, अभी उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे वो नीचे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है। जब वो ग्राउंड को हिट करता है तो उस वक्त साउंड पैदा होती है, हीट पैदा होती है। कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ हीट एनर्जी में, कुछ ग्लास को तोड़ने में यूज़ हो जाती है और वो पीसेज इधर उधर बिखरते हैं। कुछ उनको काइनेटिक एनर्जी में मिल जाती है, वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो जाती है, और हत्ता कि पूरी बॉडी की सारी एनर्जी हमें ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ये अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी वगैरह वगैरह। और याद रखो हर एनर्जी आखिरकार हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कहा जाता है इट इज़ द फेट ऑफ एनर्जी दैट इट इज़ फाइनली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।